आयशा गुप्ता और आज हम पढ़ रहे हैं बाल विकास की सीरीज़ जो चल रही है हमारी 300 प्रश्नों की। उसका ये 8वां वीडियो है। 7 वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं। आप वो वीडियो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में एक फ़ाइल बनी हुई है पेडागोजी के नाम से, वहाँ पर आपको वो सभी 7 वीडियो मिलेंगे जो पहले सीरीज़ के अपलोड हो चुके हैं। और ये आज 8वां वीडियो है। 300 प्रश्नों की जो ये सीरीज़ है इसमें सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पीछे कई एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, एस टेट हो, एमपी टेट हो, कोई सा भी हो, टेट हो, सुपर टेट हो, बार बार इसके जो क्वेश्चन हैं बार बार रिपीट हुए हैं। इस सीरीज़ के क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुए हैं और आगे आने की संभावना भी है। अगर आपने 300 प्रश्नों की ये पूरी सीरीज़ देख ली और समझ ली तो आपको अपने एग्ज़ाम्स में यहाँ से कम आधे प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही चुने हुए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिए हुए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है? किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या अधिक होती है? औसत बुद्धि वाले बच्चे, ग्रामीण बुद्धि वाले, अध्ययनशील बालक या कुशाग्र बुद्धि के बच्चे? तो किन समूहों के बच्चों को समायोजन में समस्या होती है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, औसत बुद्धि, ग्रामीण, अध्ययनशील या कुशाग्र बुद्धि। इनमें से किस बुद्धि वाले बच्चों को समायोजन में समस्या होती है? दूसरों के साथ समायोजित होने में समस्या होती है, किसको होती है? औसत बुद्धि वालों को तो नहीं होती है बिल्कुल भी समायोजन की समस्या, क्योंकि वो औसत होते हैं, औसत बुद्धि के होते हैं तो वो समायोजित आसानी से हो जाते हैं। ग्रामीण बुद्धि वाले बच्चे नहीं, अध्ययनशील बालक ये भी नहीं। जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे जो होते हैं उनको समायोजन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, बाकी सबके साथ वो समायोजन में उनको समस्या होती है। तो इसलिए जो और बालक होते हैं नॉर्मली औसत बुद्धि के या कम बुद्धि के या अध्ययनशील, उनमें जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं वो दूसरों के साथ समायोजित होने में उनको समस्या होती है, क्योंकि वो कुशाग्र बुद्धि के होते हैं तो उनके जैसा उनको नहीं मिल पाता है जल्दी, इसलिए उनको समायोजन में समस्या होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा कि निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है? तो कुशाग्र बुद्धि के जो बच्चे होते हैं उनको समायोजन में समस्या होती है। नेक्स्ट देखें 57 नंबर, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे? ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इतना ज़्यादा रिपीटेड है। ये क्वेश्चन मतलब बहुत सारे टेट एग्ज़ाम्स जो यूपी टेट है, एमपी टेट है, एस टेट है, मतलब हर टेट के एग्ज़ाम्स में ये बहुत बार रिपीटेड हुआ है। ये वाला क्वेश्चन देखने में कितना सिंपल है और ये बहुत बार रिपीटेड हुआ है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का, परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से या परिणाम से, किससे? तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन के साथ किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है या उद्दीपन का किससे कनेक्शन है? वो है प्रतिक्रिया से। यानी विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से। उद्दीपन क्या होता है? ये जो उद्दीपन है, जब आप इस उद्दीपन को समझ पाएंगे तभी आप ये समझ पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जब तक आप प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो जो उद्दीपन होता है ये क्या होता है? उद्दीपन जो हमारी इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों द्वारा महसूस करना या पकड़े जाने की जो योग्य कोई भी चीज़ हो, ठीक है, जो उद्दीपन है इंद्रियों द्वारा महसूस या पकड़े जाने योग्य किसी भी परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, तो उद्दीपन का संबंध किससे होगा? प्रतिक्रिया से होगा। यानी मान लीजिए कुछ 5-6 लोग हैं एक जगह पे, ठीक है, ये 5-6 बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पे बाल विकास है तो बच्चों को लीजिए, ठीक है, वहाँ पर कोई छिपकली या कोई भी कीड़ा देख लिया बच्चों ने, तो एक बच्चे के पास मान लीजिए वो कीड़ा आया तो वो डर गया, वो चीखने लगा, दूसरे के पास गया वो भी डर गया, चीखने लगा, ठीक है, अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन एक बच्चा उनमें से जो है उसके पास जैसे ही वो कीड़ा उसके हाथ पर बैठा, उसने समझदारी से वो डरा नहीं, चिल्लाया नहीं, ठीक है। उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? बाकी सबकी प्रतिक्रिया क्या थी कि वो डरने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे। लेकिन एक बच्चे की प्रतिक्रिया क्या थी कि वो बिल्कुल नहीं डरा, वो बिल्कुल नहीं चिल्लाया और उसने धीरे से ही एक पेपर लेकर अपने हाथ से वो कीड़े उस पेपर को लेकर बाहर छोड़ाया, ठीक है। तो ये क्या की उसने प्रतिक्रिया की? उद्दीपन था वो, और उसने क्या प्रतिक्रिया की?
तो ये उद्दीपन का प्रतिक्रिया से, बाकी बच्चों की प्रतिक्रिया क्या थी उद्दीपन के साथ, ये दूसरे बच्चे की प्रतिक्रिया क्या थी, दोनों ही प्रतिक्रिया थी, पर प्रतिक्रिया में अंतर था, लेकिन दोनों ही तरह के जो बच्चों ने प्रतिक्रिया की थी उद्दीपन के लिए, इसलिए उद्दीपन का कनेक्शन प्रतिक्रिया से होता है। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, पियाजे मुख्यतः किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि पियाजे किसके विकास के लिए जाने जाते हैं, कौन से विकास के लिए जाने जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, पियाजे जो है मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास जो है जीन पियाजे का है, ध्यान रखें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। सॉरी, मैंने पूरा क्वेश्चन ही पढ़ दिया। यहाँ पर आप देखें कि बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है। ये मतलब एक कहते नहीं, पूरा जो एक कोटेशन होता है वो रट सा जाता है अगर चीज़ें समझ में आ गई तो। अब यहाँ पर जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन मेरे मुंह से बिल्कुल सही आंसर ही निकल गया, क्योंकि जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तब वो एक बार में ही दिमाग में सेट हो जाती हैं, आपको आंसर भी नहीं देखना पड़ता है और आप जल्दी से उसका आंसर टिक कर देंगे। तो बच्चों को सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है, तो बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। ठीक है, क्योंकि सामाजिक विकास खेल से ही आता है। पिछले जो सीरीज़ में कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आए थे, वहाँ पर भी ये समझाया था कि किस तरह से खेल से सामाजिक विकास होता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि बच्चे जो खेलते हैं या खेल के मैदान में किस तरह का विकास होता है, नैतिक, सामाजिक, इस तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप वहाँ पर सामाजिक विकास कर दें। ठीक है, क्योंकि खेल के मैदान से या खेल से बच्चों में सामाजिक विकास होता है। और यहाँ पर दूसरा तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है, तो खेल का विशेष महत्व है बच्चों के सामाजिक विकास में। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। कोहलबर्ग किसके लिए जाने जाते हैं, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास। यहाँ पर देखें, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि जीन पियाजे का कौन सा विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, तो ये कोहलबर्ग का नहीं होगा, तो ये वाला आपका तो है आंसर ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है, कोहलबर्ग का विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास नहीं आता, क्योंकि ये जीन पियाजे का है। उसके बाद देखें, भाषा विकास बचा, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। तो कोहलबर्ग का है नैतिक विकास, ये सभी जानते हैं। कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं, और ये नैतिक विकास जो है कोहलबर्ग का सिद्धांत है, नैतिक विकास। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर देखें जो रिक्त स्थान है, ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक यहाँ पर आएगा। ठीक है, किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबंधित किया गया है। यहाँ पर ये चीज़ देखें, कोई एक, मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक नहीं है, जो 3 हैं वो सही हैं, जो एक नहीं है इनमें से वही इसका सही आंसर होगा। मतलब इन 4 में से कोई एक ऐसा है जो कि वो सिद्धांत नहीं है और वही आएगा, मतलब उसके अतिरिक्त। ठीक है, उसके अतिरिक्त, यानी इन 4 में से एक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है, यानी 3 को किया गया है और 1 को नहीं किया गया है। जो जिसको नहीं किया गया है वही पूछा जा रहा है आंसर, क्योंकि अतिरिक्त पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न को समझना भी ज़रूरी है। नहीं पूछा जा रहा है तो हाँ वाला नहीं करना है। ठीक है, तो इन 4 में से कौन सा है जो स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित नहीं किया गया है। तो संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक या अनुभाविक, कौन सा है जो स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में नहीं आता है, तो वो है सामाजिक। ठीक है, ये नहीं आता है। बाकी देखिए, संदर्भगत, अवयवभूत और अनुभाविक, ये सभी जो हैं तीनों स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किए जाते हैं तीनों। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें कि अगर ये पूछा जाए कि स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो तब भी आप ध्यान रखें, यहाँ से दूसरे क्वेश्चन भी आप तैयार कर सकते हैं। तो स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संदर्भगत आता है,
अव्यवभूत आता है और अनुभाविक आता है। तो क्या नहीं आता? सामाजिक नहीं आता। इसका मतलब यही आंसर है हमारा कि यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वहाँ पर क्या भरा जाएगा कि सामाजिक के अतिरिक्त। ठीक है, सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितन सिद्धांत से संबोधित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा सामाजिक। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये देखें इंपॉर्टेंट है। था, फा और चा ध्वनियाँ हैं स्वनिम, रूपिम या लेखिम या शाब्दिम। क्या है? था, फा, चा ध्वनियाँ हैं। यहाँ पर ध्यान दें कि ज़रूरी नहीं है था, फा, चा ही हो, कोई और भी वर्ण लिखे रह सकते हैं, कोई और भी वर्ण हो सकते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल ना सोचें कि था, फा, चा ही यहाँ पर होगा, ऐसा नहीं है, कोई भी वर्ण दिया हो सकता है। ठीक है, तो था, फा, चा यहाँ पर दिया हुआ है। ध्वनियाँ क्या है? स्वनिम है, रूपिम है, लेखिम है या शाब्दिम है। तो क्या है? ये हैं स्वनिम। ठीक है, ये हैं, ये जो वर्ण दिए हैं ये ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? ये स्वनिम के अंतर्गत आती हैं। और स्वनिम क्या होता है? सबसे पहले आप ये समझ लें, स्वनिम किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो कोई भी बोली हो या भाषा हो, ठीक है, कोई भी बोली हो, कोई भी भाषा हो, उसके सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। तो वर्ण क्या होते हैं? यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक, यहाँ हिंदी वर्णमाला की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मनोविज्ञान को हम पढ़ रहे हैं। तो उसके यहाँ पर देखें तो वर्ण जो होता है वो स्वनिम कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा, ये कोई भी भाषा हो, कोई भी बोली हो, उसकी सबसे छोटी इकाई को स्वनिम कहते हैं। इसको इंग्लिश में फोनिम कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है इसकी डेफिनेशन, कुछ भी नहीं है। स्वनिम क्या है? देखने में जिसने नहीं पढ़ा वो सोचेगा स्वनिम क्या है, लेकिन स्वनिम कुछ नहीं है, सिंपल सा वर्ड है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को स्वनिम कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फोनिम कहते हैं। तो था, फा, चा, यहाँ पर और भी कोई वर्ण हो सकते हैं। ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? स्वनिम के अंतर्गत आती हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखें, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, ध्यान दें, और सबसे ज़्यादा सिंपल है और सबसे ज़्यादा जो है रिपीट हुआ। और यहाँ पर आपने जो मेरा अवस्थाओं वाला वीडियो देखा होगा, बाल विकास की अवस्थाओं का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है अभी 4 या 5 दिन पहले। तो अगर आपने उस वीडियो को ठीक से देखा है तो आप इसका आंसर बता पाएंगे। ठीक है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था कौन सी है? यानी कि मूर्त अनुभव किस अवस्था में होते हैं, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। अगर हम प्रश्न को सिंपल कर लें तो हमें आंसर आसानी से मिल जाता है। अगर आप इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर मूर्त अनुभवों की अवस्था पूछी जा रही है, बस, और कुछ नहीं है। तो मूर्त अनुभवों की अवस्था कौन सी होती है? अवस्थाओं वाले वीडियो में मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये होती है 7 से 12 वर्ष, वही बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था में ही मूर्त चिंतन होता है, मूर्त अनुभव होता है, यानी जो चीज़ें प्रत्यक्ष दिखती हैं बच्चा उन्हीं के बारे में सोचता है। और अमूर्त कब होता है? वो किशोरावस्था में होता है। तो मूर्त जो होता है वो 7 से 12, यानी बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक की होती है। प्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में, यानी जो चीज़ें बच्चों को दिखाई देती हैं, जो चीज़ें उसके सामने हैं, प्रत्यक्ष हैं, उनके बारे में ही बच्चा चिंतन करता है, सोचता है, क्वेश्चन करता है कि ये क्या है, ये कैसे होगा। ठीक है, तो जो चीज़ें उसको दिख रही हैं प्रत्यक्ष, उसी के बारे में। और ये अवस्था होती है बाल्यावस्था, यानी कि 7 से 12 वर्ष की अवस्था। ध्यान रखें इसको। यहाँ पर मूर्त अनुभवों की अवस्था पूछी जा रही है जो कि 7 से 12 है, यानी कि बाल्यावस्था है। और बाल्यावस्था ही मूर्त चिंतन की अवस्था कहलाती है, या मूर्त अनुभवों की अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखें, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? इम्पॉर्टेंट है ये भी। मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप ही वीडियो को रोककर आंसर फाइंड करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं और मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, और ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, इसका वीडियो भी अपलोड हो चुका है, अवस्थाओं वाला भी वीडियो अपलोड हो चुका है, और ये भी हो चुका है, कारक वाले जो हैं ये भी वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आप बता पाएंगे अगर आपने वो वीडियो देखा है तो।
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का। मानव विकास दोनों का योगदान है, दोनों योगदान के परिणाम है। किसका? वंशानुक्रम एवं वातावरण का। मानव विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का परिणाम है, तो यहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों आएगा, क्योंकि मानव विकास को वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण। ध्यान दें, ठीक है। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? इन चार में से कौन सा ऐसा तत्व नहीं है जो जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो चार में से कौन सा होगा? सामाजिक संचरण, संतुलीकरण, अनुभव या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा तत्व है जो जीन पियाजे के अनुसार नहीं है? वो है सामाजिक संचरण, ठीक है, सामाजिक संचरण। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार, जो जीन पियाजे हैं उनके अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? वो है सामाजिक संचरण। बाकी तीन, यानी एक तो है ही नहीं, इसमें दो हैं, संतुलीकरण और अनुभव, ये दोनों हैं जीन पियाजे के अनुसार। ये भी ध्यान रखें, जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व ये दोनों तो हैं, लेकिन ये नहीं है, और नहीं वाला ही पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा? सामाजिक संचरण जो है ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखें, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। किसकी विशेषता है ये? समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों को, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता की विशेषता कौन सी है? प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या इनमें से कोई नहीं? कौन सी होगी ये? खुद भी आप बता पाएंगे, बहुत ही सिंपल है ये भी। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता और जो वातावरण होते हैं उनके दोष, कमियां, रिक्तियां, इनके प्रति सजगता की विशेषता कौन सी है? वो है सृजनशील बालकों की। सृजनशील जो बालक होते हैं इनकी विशेषता है कि समस्या के अर्थ को जान जाते हैं, वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजग होते हैं। कौन? सृजनशील बालक। सृजनशील बालक जो होते हैं, यानी जो रचनात्मक होते हैं जो बच्चे, उनमें जो है ये चीज़ पाई जाती है, ये उनकी विशेषता है। प्रतिभाशाली बालकों की नहीं है। आप यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि प्रतिभाशाली बालक होगा, लेकिन प्रतिभा अलग चीज़ है और सृजनात्मकता जो है वो अलग चीज़ है। सृजनात्मकता क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में कुछ नया रचने करने की जो प्रतिक्रिया होती है उसको सृजनात्मकता कहते हैं। तो ये सृजनशील बालकों की विशेषता है कि वह समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता रखते हैं। प्रतिभा अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये देखें, इम्पॉर्टेंट है ये वाला। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे क्या कहते हैं? एक चीज़ और ध्यान दें कि ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम्स में आपका एक क्रिकेट का ही उदाहरण दिया जाए, यहाँ पर कुछ और भी दिया जा सकता है। तो आप कैसे समझेंगे वो चीज़ें? आप पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं, उसके बाद बताती हूँ आपको कि ये कैसे पहचानेंगे आप। तो एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को तो विकसित कर लेता है, पर उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। जैसे कि क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी होते हैं ऐसे जिनकी बैटिंग अच्छी है, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनकी बॉलिंग अच्छी है। तो जिनकी बॉलिंग अच्छी है वो बैटिंग अच्छी नहीं कर पाते हैं, और जिनकी बैटिंग अच्छी है वो बॉलिंग अच्छी नहीं कर पाते। कर तो लेते हैं लेकिन अच्छी नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? इसे क्या कहते हैं? विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कौन सा होता है? ये होता है शून्य प्रशिक्षण अंतरण। शून्य प्रशिक्षण अंतरण क्यों कहते हैं इसको? जो मतलब आपने ये पढ़ तो लिया ही है प्रश्न, इसको शून्य प्रशिक्षण अंतरण क्यों कहते हैं? शून्य प्रशिक्षण अंतरण क्या होता है? शून्य प्रशिक्षण जो अंतरण होता है इसमें क्या होता है? एक विषय का ज्ञान ना तो दूसरे विषय में सहायक होता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा आपको बता रही हूँ मैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण की। बुक्स में पढ़ेंगे बहुत लंबा चौड़ा दिया रहेगा इसका, लेकिन एक सिंपल से जो डेफिनेशन है शून्य प्रशिक्षण अंतरण की वो यही है कि इसमें एक विषय का ज्ञान, मतलब कोई भी विषय हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र में या दूसरे विषय में ना तो बाधा उत्पन्न करता है ना ही सहायक होता है। उदाहरण देखें, जैसे पेंटिंग सीखने के बाद सिलाई सीखना, ठीक है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। पेंटिंग सीखने के बाद सिलाई सीखना,
तो या मतलब ये है कि पेंटिंग सीख ली, उसके बाद सिलाई सीख रहे हैं। अब ये ना तो सिलाई सीखने में बाधा उत्पन्न कर रही है पेंटिंग और ना ही सहायक है। ठीक है, सिलाई का पेंटिंग से क्या लेना देना। तो ना तो सिलाई में सहायता दे रही है पेंटिंग, लेकिन ना ही बाधा उत्पन्न कर रही है, ना ही बाधा उत्पन्न कर रही है, ना ही सहायक है। तो ये होता है शून्य प्रशिक्षण अंतरण। बहुत ही सिंपल उसमें समझ लें कि ऐसी चीज़ जो दूसरे क्षेत्र में या दूसरे विषय में ना तो सहायक हो और ना ही बाधा उत्पन्न करे, तो वो होता है शून्य प्रशिक्षण अंतरण। जैसे कि पेंटिंग का सिलाई से ना तो उससे बाधा पड़ेगी और ना ही कोई सहायता उसमें मिलेगी उसको, तो ये हो गया शून्य प्रशिक्षण अंतरण। तो इसका आंसर भी यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। वो किया है उन्होंने, गिलफोर्ड की बात हो रही है यहाँ पर, तो इन्होंने किया है सृजनात्मकता में। ठीक है, सृजनात्मकता में गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग जो है किसके समान अर्थ में किया है, सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया है। सृजनात्मकता क्या है, अभी बिल्कुल बताया मैंने कि किसी भी क्षेत्र में कुछ नया रचने या पुनर्सृजित करने की जो प्रतिक्रिया होती है उसे सृजनात्मकता कहते हैं। और इन्होंने अभिसारी चिंतन के प्रयोग में इसके समान अर्थ में इसका प्रयोग किया है, यानी अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग जो है वो इसके समान अर्थ में किया है, किसके, सृजनात्मकता के। यहाँ पर ध्यान दें। नेक्स्ट देखें। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका कैसी होती है। नाम मात्र की, महत्वपूर्ण या अपूर्वनुमेय या आकर्षक, कैसी भूमिका होती है बुद्धि में वंशानुक्रम की। बहुत ही सिंपल है ये भी क्वेश्चन कि बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका कितनी होती है, नाम मात्र की होती है। ठीक है, नाम मात्र की क्यों होती है, आप खुद भी ध्यान दें अपने आसपास, अपने परिवार में, कि वंशानुक्रम का प्रभाव बुद्धि पर नाम मात्र का ही पड़ता है, बिल्कुल एक्सिट नहीं पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। वंशानुक्रम का प्रभाव बुद्धि पर नाम मात्र का ही पड़ता है। तो यहाँ पर आप महत्वपूर्ण ना कर दें बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं करना है और भी आकर्षक या जो कुछ भी नहीं करना, आपको नाम मात्र की करना है, क्योंकि बुद्धि पर वंशानुक्रम का बिल्कुल नाम मात्र का जो है प्रभाव पड़ता है, यानी नाम मात्र की भूमिका है। ये सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखें। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती या जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें से भंडार गृह किसका है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें से भंडार गृह किसका है। इदम का, अहम का या परम अहम का, या इदम एवं अहम दोनों का, किसका है। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती किसके अंतर्गत आते हैं, जिनका भंडार गृह अधिक होता है या उनमें भंडार गृह होता है, किसका, तो इदम का होता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इदम का। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें से भंडार गृह किसका है, इदम का है। और इदम किसे कहते हैं, इदम जो होता है ये इदम, ये जन्मजात होता है। ठीक है, इदम जन्मजात होता है, इसमें मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। जो इदम क्योंकि जन्मजात होता है, तो जब जन्मजात है तो शैशवावस्था में या जन्म से किसका सबसे अधिक प्रयोग होता है, मूल प्रवृत्ति का ही होता है। तो मूल प्रवृत्ति इससे रिलेटेड है इदम से। ठीक है, इदम जो है जन्मजात होता है, इसमें मूल प्रवृत्ति पाई जाती है और ये अचेतन में कार्य करता है। यहाँ पर ये भी ध्यान दें कि चेतन और अचेतन, ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये जो इदम है ये अचेतन में कार्य करता है, और जो अहम है ये अहम है, और परा अहम है ये चेतन में। ठीक है, जिनमें से अहम जो है यानी ईगो, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ईगो, ये जो है चेतन मन में काम करता है, और जो परम अहम है ये भी चेतन में करता है, लेकिन ये पूर्णतः चेतन में करता है। ठीक है, सुपर ईगो जिसको बोलेंगे, अहम मतलब अहम को तो ईगो कहते हैं, परम अहम यानी सुपर ईगो। तो सुपर ईगो जो है ये परम अहम, ये पूर्णतः चेतन मन में काम करता है, और जो ईगो है ये भी चेतन मन में काम करता है, लेकिन जो इदम है ये अचेतन में काम करता है। ठीक है, इदम जो है जन्मजात होता है, इसमें मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, और ये अचेतन में कार्य करता है। ये ध्यान रखें, ये कुछ चीज़ें हैं इदम से रिलेटेड। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें से भंडार गृह किसका है, ये इदम का है। नेक्स्ट देखें। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है।
तो बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसका है? जातिवाद, आनुवंशिकता, वातावरण या विद्यालय किसका है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है वातावरण। वंशानुक्रम से भी ज़्यादा जो वातावरण है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वातावरण ही मेन चीज़ है बच्चों के विकास के लिए। अगर उनको अच्छा वातावरण मिल रहा है तो उनका अच्छा बौद्धिक विकास होगा, अच्छा सामाजिक विकास होगा, हर चीज़ अच्छी होगी, यानी वातावरण इम्पॉर्टेंट है। तो बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वो है वातावरण। और कैसे है ये सारी चीज़ें आपको पिछले वीडियो में मैं समझा चुकी हूँ। तो बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है वातावरण। नेक्स्ट देखें, भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम कौन सा है? इम्पॉर्टेंट है ये भी। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम कौन सा है? ध्वनि पहचानना, ध्वनि उच्चारण या शब्द का उच्चारण या भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। कौन सा है जो भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम है? बताइए आप, अंतिम क्रम कौन सा होगा? वो है भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। भाषा विकास की पूर्ण अवस्था जो है ये भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम है। ध्वनि पहचानना नहीं, ध्वनि उच्चारण भी नहीं, क्योंकि ये तो प्रारंभिक चीज़ें हो जाती हैं, शब्द का उच्चारण ये भी नहीं। तो ये अंतिम है भाषा विकास की पूर्ण अवस्था, ये अंतिम क्रम है भाषा विकास के क्रम में। नेक्स्ट देखें, भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना या उपयुक्त सभी। तो कौन से हैं भाषा विकास के विभिन्न अंग? तो वो सभी होंगे। देखें, अक्षर ज्ञान ये भी होता, ज़रूरी है अक्षर ज्ञान। सुनकर भाषा समझना, क्यों बच्चे जो हैं वो सुनकर ही समझते हैं, यानी अनुकरण द्वारा सीखते हैं, सुनकर समझते हैं, तो ये भी हो गया। और ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना, तो ये भी है, यानी इसका आंसर क्या हो गया? उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका हो गया उपयुक्त सभी। एक चीज़ और होती है ये पहचाने कि अगर किसी भी ऑप्शन, 4 ऑप्शन के उनमें अगर 2 चीज़ें सही आ रही हैं तो तीसरी, अगर आपको तीसरी नहीं भी पता है तो समझ लीजिए वहाँ पर उपयुक्त सभी है, क्योंकि जब 2 चीज़ें, 2 आंसर तो नहीं हो सकते, या अगर ऑप्शन में उपयुक्त सभी लिखा है तो समझ लीजिए उपयुक्त सभी ही आंसर होगा। तो भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी हैं, इसका आंसर होगा, क्योंकि अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना, ये सभी चीज़ें आती हैं, चाहे यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया? फ्रायड को, ब्रूनर को, जीन पियाजे को या फिर केली को? किसको किया गया है विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक? किसको कहा गया है? वो कहा गया है जीन पियाजे को। इम्पॉर्टेंट है ये भी। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान जनक किसे माना गया है? तो जीन पियाजे को। जीन पियाजे जो हैं विकास से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं, इनको ध्यान रखें। और अलग से एक वीडियो जीन पियाजे को ही बनाऊंगी मैं। जीन पियाजे का मतलब जीन पियाजे से रिलेटेड जो उन्होंने सिद्धांत दिए हैं उनके ऊपर पूरा वीडियो थ्योरी बनाऊंगी, क्योंकि थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि जीन पियाजे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ 1-2 वैज्ञानिक हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जीन पियाजे को माना जाता है। नेक्स्ट देखें, संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण क्या है? संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है झगड़ालू, विनोदी, समायोजित या फिर भीरू। तो संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है समायोजित। संवेगात्मक स्थिरता की बात हो रही तो झगड़ालू तो नहीं होगा, विनोदी, भीरू नहीं, समायोजित होगा, क्योंकि यहाँ पर संवेगात्मक स्थिरता की बात हो रही है तो यहाँ पर समायोजित होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखें, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रोध तथा भय, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, स्नेह एवं प्रेम या वातावरण में समायोजन। ये तो बहुत ज़्यादा मतलब ईजी है। संवेग आपने पढ़े हुए हैं 14 संवेग, क्योंकि मैक्डूगल ने जो 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं उन्हीं से 14 संवेगों को जोड़ा गया है। और संवेग, क्रोध, भय जो है ये तो वैसे ही संवेग हैं, तो क्रोध और भय ये तो संवेग ही हो जाते हैं। यहाँ पर शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है। स्नेह और प्रेम ये भी जो है संवेग हैं, यहाँ पर शाब्दिक अर्थ क्योंकि पूछा जा रहा है तो इसका आंसर है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल।
संवेग का शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। प्रश्न को समझना भी बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर क्रोध तथा भय इसको आंसर ना कर दें, क्योंकि यहाँ पर शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि संवेग कौन कौन से हैं। तो क्रोध भय ये तो संवेग हो गए, स्नेह प्रेम ये भी संवेग हो गए, लेकिन यहाँ पर शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है, इसलिए उत्तेजना या भावों में उथल पुथल को ही संवेग कहते हैं। संवेग का ये शाब्दिक अर्थ है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और ये हमारी जो सीरीज़ चल रही थी 300 प्रश्नों की, उसका ये 8वां वीडियो है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।